आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार है मार्च 2026 में बेस्ट केयर भोपाल द्वारा जारी की गई एक बेहद विस्तृत और दूरदर्शी रिपोर्ट। जिसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल, उसका शीर्षक है स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पावरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 वाया एनआरएलएम 2.0 एंड द स्मार्ट एफपीओ मॉडल। यानी एनआरएलएम 2.0 और स्मार्ट एफपीओ मॉडल के माध्यम से हरित क्रांति 2.0 को सशक्त बनाना। और ये कोई आम सरकारी या कृषि दस्तावेज नहीं है। असल में ये एक पूरा खाका है। सही कहा। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि कैसे इस नई हरित क्रांति का पूरा फोकस अब केवल खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी से हटकर पूरी तरह से खाद्य शुद्धता या कहें फूड प्योरिटी पर आ गया है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। चलिए। क्योंकि मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि हम यहाँ सिर्फ बीजों और खादों की बात नहीं कर रहे हैं। असल में ये महिलाओं द्वारा संचालित एक पूरी तरह से नए कार्बन न्यूट्रल औद्योगिक युग की एक स्पष्ट रूपरेखा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये विषय केवल खेती किसानी की परंपरागत अवधारणाओं तक सीमित नहीं है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूरे बुनियादी ढांचे को बदलने के बारे में है। अगर हम गहराई से देखें तो हम अब तक जिस कृषि व्यवस्था में जी रहे थे वो पूरी तरह से दोहन यानी एक्सट्रैक्शन पर आधारित थी। मिट्टी से जितना हो सके निकाल लो। बिल्कुल, मिट्टी से निकाल लो, पानी का जितना हो सके दोहन कर लो। लेकिन ये जो नया मॉडल है ये पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की बात करता है। मतलब वापस लौटाने के बाद। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है जहां हम प्रकृति से जो ले रहे हैं उसे वापस भी लौटा रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था भी खड़ी कर रहे हैं। ये दोहन से पुनर्जनन वाला विचार सच में बहुत बहुत शक्तिशाली है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो जो पहली हरित क्रांति थी यानी हरित क्रांति 1.0 उसने हमें बहुत कुछ दिया। उस समय उसकी जरूरत भी थी 60 के दशक में। हाँ, जब देश भुखमरी के कगार पर था तब उस क्रांति ने उच्च उपज वाली किस्मों और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से हमें खाद्य सुरक्षा प्रदान की, हमारा पेट भरा। लेकिन उसके परिणामों को हम आज भी भुगत रहे हैं। बिल्कुल भुगत रहे हैं। मिट्टी का क्षरण हुआ, भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया और खेती की लागत तो वो लगातार बढ़ती ही चली गई। और यहीं पर ये नई रिपोर्ट एक नया नजरिया पेश करती है। ये जो हरित क्रांति 2.0 है, ये उन पुरानी गलतियों को सुधारने का एक बड़ा प्रयास लगता है। तो ये पुरानी क्रांति का सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा आधार ही अलग है। हरित क्रांति 2.0 पूरी तरह से 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। कौन कौन से? स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी, चक्रीयता यानी सर्क्युलरिटी और आर्थिक लचीलापन। सस्टेनेबिलिटी और चक्रीयता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम खेती के ऐसे तरीके अपनाएं जो अगले 100 सालों तक भी चल सकें, जहां खेत का कोई भी अवशेष कचरा ना कहलाए, बल्कि वापस खेत में ही किसी न किसी रूप में काम आ जाए। बिल्कुल एक सर्कल बन जाए। और सबसे अहम बात ये, किसानों को मौसम या बाजार के अचानक आने वाले आर्थिक झटकों से बचा सके। यही आर्थिक लचीलापन है। और इसी बदलाव के, इसी पूरे नए सिस्टम के केंद्र में है स्मार्ट एफपीओ मॉडल। हाँ, स्मार्ट एफपीओ। हमारे स्रोतों में जब ये बात सामने आई कि इस नए मॉडल के तहत महिला स्वयं सहायता समूह यानी वुमेन एसएचजी वे केवल सरकार की किसी योजना की लाभार्थी नहीं रह गई हैं, तो ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा आहा पल था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वे इस नए औद्योगिक युग की सीईओ के रूप में कार्य कर रही हैं। महिलाएं अब केवल खेत में मजदूरी करने वाली या पीछे रहने वाली एक इकाई नहीं है, बल्कि वे पूरे बिजनेस मॉडल का नेतृत्व कर रही हैं। इस नेतृत्व वाले पहलू को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब महिलाएं किसी एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन उसकी कमान संभालती हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ मुनाफे पर नहीं होता। तो और किस पर होता है? उनका ध्यान पूरे समुदाय के पोषण और स्थिरता पर भी होता है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हैं। हाँ, ये तो है। और इसी सोच ने जन्म दिया है एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसे गोवंशीय जैव अर्थव्यवस्था या द बोवाइन बायो इकोनॉमी कहा जा रहा है। द बोवाइन बायो इकोनॉमी सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन ये वो जगह है जहां कचरे से कंचन यानी वेस्ट वेल्थ का असली और जमीनी उदाहरण देखने को मिलता है।
अब जब हम इस नए ढांचे की बात कर रहे हैं तो ये गोवंशीय जैव अर्थव्यवस्था सच में किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक गांव के मवेशियों से है ना? बिल्कुल 100% मवेशियों से है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें वृंदावन ग्राम मॉडल का विस्तार से जिक्र है। आमतौर पर हम एक गाय या भैंस को बस सिर्फ दूध देने वाले जानवर के रूप में देखते हैं, तो इस पूरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इन मवेशियों का असल रोल क्या है? इसे समझने के लिए हमें मवेशियों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। इस वृंदावन ग्राम मॉडल में मवेशी एक पूरी की पूरी विकेंद्रीकृत मिनी इंडस्ट्री का केंद्र हैं। मिनी इंडस्ट्री? हाँ, दूध तो सिर्फ एक प्राथमिक उत्पाद है। असली खेल उस चीज का है जिसे हम अक्सर कचरा या गोबर मानकर छोड़ देते हैं या बस उपले बना लेते हैं। यहाँ का डेटा सच में हैरान करने वाला है। एक गांव के स्तर पर हर दिन लगभग 5.3 टन कचरा प्रोसेस किया जा रहा है। 1 मिनट, 5.3 टन हर दिन? जी हाँ, सिर्फ एक गांव से? सिर्फ एक गांव से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 5.3 टन कचरे को सिर्फ सुखाकर खेतों में खाद की तरह नहीं फेंका जा रहा है। तो इसका क्या कर रहे हैं वो? इसे एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए हाई वैल्यू यानी उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों में बदला जा रहा है। जैसे कि? इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि पेट्रोलियम और भारी रसायनों पर जो हमारी निर्भरता थी वो कम हो रही है। मुझे कुछ स्पेसिफिक उदाहरण दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट में वृंदावन प्राकृतिक पेंट जैसी चीजों का जिक्र था। मैं सोच रही थी कि क्या हम सच में दीवारों पर लगाने वाले पेंट की बात कर रहे हैं जो मवेशियों के कचरे से बन रहा है? बिल्कुल, हम उसी पेंट की बात कर रहे हैं, दीवारों पर लगाने वाला पेंट। ये तो कमाल है। और ये कोई साधारण पेंट नहीं है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक और रसायन मुक्त है। इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी उत्पाद है बायो डीएपी, जिसे प्रॉम या फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर भी कहते हैं, जो खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। हाँ, ये रासायनिक खाद का एक बहुत ही शक्तिशाली और 100% जैविक विकल्प है। यही नहीं, जो फ्लोर क्लीनर यानी फर्श साफ करने वाले रसायन हम शहरों में इस्तेमाल करते हैं, वे भी इसी बायो इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी इसी कचरे से बनाए जा रहे हैं। मतलब गांव का कचरा अब शहरों के घर साफ कर रहा है। बिल्कुल। और इसका सबसे उच्च स्तर तो ये है कि मवेशियों के उप उत्पादों यानी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल बड़ी दवा कंपनियों के लिए उच्च मार्जिन वाले फार्मास्यूटिकल कच्चे माल की आपूर्ति में किया जा रहा है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब जो चीज कल तक सिर्फ गंदगी मानी जाती थी या बहुत हुआ तो खेतों में डाल दी जाती थी, वो अब सीधे तौर पर बड़ी फार्मा कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, पेपर पर बहुत शानदार दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका उस गरीब और सीमांत किसान की जेब पर क्या असर पड़ रहा है, जो बेचारा हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। और इसी सवाल का जवाब शून्य लागत की खेती या कहें जीरो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में छिपा है। जीरो कॉस्ट खेती में लागत शून्य कैसे हो सकती है? देखिए, आमतौर पर एक किसान की सबसे बड़ी लागत क्या होती है? बीज, खाद, कीटनाशक और पानी। यही सब होता है। अब ये जो स्मार्ट एफपीओ है, ये सामुदायिक खेती यानी कम्युनिटी फार्मिंग मॉडल पर काम करता है। ये अपने सदस्य किसानों को बायो इनपुट बिल्कुल मुफ्त देता है। अच्छा, मुफ्त? हाँ, वही बायो डीएपी और बायो पेस्टिसाइड जो गांव के ही कचरे से उसी मिनी फैक्ट्री में बनाए गए हैं, वे एफपीओ के सदस्य किसानों को मुफ्त में दे दिए जाते हैं। तो उन्हें बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता। नतीजा यही है, किसान को बाजार से महंगे रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने ही नहीं पड़ते। उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो अचानक से शून्य के करीब आ जाती है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। और इसी लागत को कम करने के संदर्भ में एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट रिपोर्ट में सामने आया था, बायोचार। हाँ, बायोचार। हम अक्सर सर्दियों में खेतों में फसल के अवशेष या पराली जलाने की समस्या के बारे में सुनते हैं। दिल्ली और उत्तर भारत में तो ये भयंकर प्रदूषण का कारण बनता है, लेकिन यहाँ उस पराली को जलाने के बजाय बायोचार में बदला जा रहा है। मैं समझना चाहती हूँ कि ये असल में काम कैसे करता है। बायोचार असल में एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक प्रक्रिया है। साधारण रूप से पराली को खुले में जलाने के बजाय फसल के अवशेषों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत उच्च तापमान पर जलाया जाता है। बिना ऑक्सीजन के? हाँ, इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहते हैं। इससे वो राख नहीं बनता, बल्कि एक अत्यधिक छिद्रपूर्ण यानी पोरस कार्बन का ढांचा बन जाता है। काले रंग का एक ढांचा? बिल्कुल। और जब इस बायोचार को मिट्टी में मिलाया जाता है,
तो ये मिट्टी को एक कार्बन स्पंज में बदल देता है। कार्बन स्पंज मतलब ये पानी को सोखने का काम करता है? एकदम सटीक। एक स्पंज की तरह ये अपने अंदर पानी और जरूरी पोषक तत्वों को सोख कर रख लेता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पौधों को जरूरत होती है वो उन्हें देता रहता है। इससे तो पानी बहुत बचेगा। बहुत ज्यादा। सिंचाई में पानी की खपत बहुत कम हो जाती है। हमारे देश में जहां भूजल का गिरना और पानी की कमी एक बड़ा संकट है, वहां ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और साथ ही ये उन जमीनों की थकान को भी दूर करता है जो दशकों से यूरिया और रसायनों की मार झेलकर बंजर होने की कगार पर पहुंच गई थी। इस बायोचार से मिट्टी फिर से जीवित हो उठती है। यहाँ आकर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मॉडल है ये सिर्फ पारंपरिक ज्ञान, गोबर या मिट्टी तक सीमित नहीं है। इसमें उच्च तकनीक यानी हाई टेक का बहुत बड़ा और आधुनिक रोल है। बहुत बड़ा रोल है। जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते, कमर झुकाए काम करते किसान। हाँ, एक थका देने वाले शारीरिक श्रम की तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन अब इस खतरनाक और थकाऊ शारीरिक श्रम की जगह तकनीकी सेवाएं ले रही हैं। मेरा इशारा ड्रोन एज अ सर्विस या डास की तरफ है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर या सटीक खेती, ये इस पूरी हरित क्रांति 2.0 का एक बहुत ही आधुनिक और चमकता हुआ चेहरा है। जरा सोचिए, जो महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य कल तक अपने हाथों से खेतों में जहरीले रसायनों का छिड़काव करती थीं, त्वचा की बीमारियों और सांस की तकलीफों का सामना करती थीं, वे आज क्या कर रही हैं? रिपोर्ट के मुताबिक वे अब DGCA प्रमाणित ड्रोन पायलट बन रही हैं। बिल्कुल। ये विजुअलाइज करना ही, मतलब इसे सोचना ही बहुत अद्भुत है। गांव की एक महिला रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए खेतों के ऊपर आधुनिक ड्रोन उड़ा रही है और सटीक छिड़काव कर रही है। और ये सिर्फ एक अच्छी तस्वीर या पोस्टर भर नहीं है, इसके जमीनी फायदे बहुत बड़े हैं। जाहिर है। ड्रोन से छिड़काव इतना सटीक होता है कि जहां जरूरत है केवल वहीं बायोपेस्टिसाइड गिरता है। इससे न सिर्फ दवाई की बल्कि पानी की भी भारी बचत होती है और पूरी फसल को एक समान सुरक्षा मिलती है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी तो तकनीक का एक बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है ना, जहां स्रोत में विकेंद्रीकृत कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CVG इकाइयों की बात की गई है। हाँ, ये इस पूरे इकोसिस्टम की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अब आप देखिए, जब गांव में पेंट बन रहा है, बायो DAP बन रहा है, फ्लोर क्लीनर बन रहे हैं, तो इन मिनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? बिजली तो चाहिए ही। अगर हम कोयले वाली ग्रिड की बिजली पर निर्भर रहेंगे या डीजल जनरेटर चलाएंगे तो फिर ये पूरा मॉडल कार्बन न्यूट्रल कैसे होगा? फिर तो पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए विकेंद्रीकृत CVG इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। ये इकाइयां उसी मवेशी और कृषि कचरे से स्वच्छ बायोगैस बनाती हैं। तो कचरे से ही ऊर्जा भी बन रही है। जी। इस गैस का इस्तेमाल 2 जगहों पर मुख्य रूप से हो रहा है। एक तो सामुदायिक रसोई घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में, और दूसरा FPO के इंडस्ट्रियल हब की मशीनों को चलाने के लिए। वाह। इसका सीधा सा मतलब है कि गांव में जो भी विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका कार्बन फुटप्रिंट 0 के करीब है। तो इस सब का अगर हम एक बड़ा चित्र देखें तो इसका असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ें, जैसे ड्रोन, बायो इकोनॉमी, जीरो कॉस्ट फार्मिंग, तो एक आम ग्रामीण परिवार पर इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा और सीधा प्रभाव यह है कि गांव की अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा, जो पिरामिड था, वो बदल रहा है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM 2.0 के व्यापक लक्ष्यों के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। महिलाएं अब कम मजदूरी वाले, थका देने वाले कामों से बाहर निकल रही हैं। वे अब ड्रोन पायलट, लैब तकनीशियन और FPO की फैक्ट्री मैनेजर जैसी उच्च तकनीकी और सम्मानजनक भूमिकाएं निभा रही हैं, जिसे रिपोर्ट में लखपति दीदी पहल कहा गया है। हाँ, लखपति दीदी इनिशिएटिव को इसी तरह जमीन पर उतारा जा रहा है। इसका सीधा सा लक्ष्य यह है कि इन FPO से जुड़ी हर महिला की सालाना शुद्ध बचत कम से कम 1 लाख रुपया हो। और किसानों की आय दोगुनी होने का जो वादा हम सालों से सुनते आ रहे हैं, वो यहाँ एक ठोस हकीकत बनता दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। क्योंकि जब खेती की लागत 0 हो गई और बायोचार और प्राकृतिक खाद के कारण पैदावार की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई, तो किसान का प्रॉफिट मार्जिन तो अपने आप दोगुना हो जाता है। हाँ, गणित बहुत सीधा है। लागत घटी और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ी तो मुनाफा बढ़ेगा ही। साथ ही FPO कोई 1-2 चीजें नहीं बना रहे हैं। मैंने देखा कि वे 150 से अधिक 100% जैविक खाद्य उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य तो इसे 200 से अधिक विविध उत्पादों तक ले जाने का है।
हम सब जो शहरी उपभोक्ता हैं, जब हम किसी बड़ी सुपरमार्केट में जाते हैं तो इन्हीं शुद्ध जैविक उत्पादों को प्रीमियम कीमत पर खरीदते हैं। बिल्कुल। इन प्रीमियम जैविक उत्पादों का जो बाजार है वो शहरों में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ गई है, तो डिमांड बढ़ रही है। और जब मांग बढ़ती है तो एफपीओ को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीनें और नए लोग चाहिए, जिसके लिए रोजगार पैदा होते हैं। रोजगार सृजन के जो आंकड़े इस रिपोर्ट में हैं, वे इस बात की गवाही देते हैं। हर क्लस्टर में 300 से अधिक स्थायी औद्योगिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। 300 नौकरियां, वो भी एक क्लस्टर में? हाँ, और वो भी दिहाड़ी मजदूरी नहीं, बल्कि पक्की नौकरियां, जहां मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक होगी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अब जरा सोचिए, जब एक गांव या क्लस्टर में ही युवाओं को इतनी अच्छी सैलरी वाली तकनीकी और सम्मानजनक नौकरियां मिलेंगी, तो वे रोजगार के लिए शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में धक्के खाने क्यों जाएंगे? कोई नहीं जाना चाहेगा, सब अपने घर में रह के कमाना चाहते हैं। बस यही कारण है कि ये मॉडल ग्रामीण युवाओं के शहरों की तरफ पलायन को रोक रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये रिवर्स माइग्रेशन, यानी शहरों से वापस गांव की ओर लौटने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ये तो एक पूरी की पूरी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण है, जहां पैसा गांव में बन रहा है और गांव में ही रह रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा का, इस पूरी रिपोर्ट का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दूरदर्शी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार लगा, वो है इस एफपीओ के मुनाफे का प्रबंधन। आप कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट लूप की बात कर रही हैं? हाँ, सामुदायिक पुनर्निवेश लूप। ये एक बहुत ही शानदार व्यावसायिक रणनीति है, जहां एफपीओ के सरप्लस या मुनाफे का एक हिस्सा वापस उसी समुदाय की भलाई में लगाया जाता है जिसने उसे कमाया है। मैं मानता हूं कि ये इस पूरे मॉडल की असली आत्मा है। अनुमान है कि काम शुरू होने के तीसरे साल से ही इन स्मार्ट एफपीओ का सालाना सरप्लस 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। 2 करोड़ सालाना? जी। वो भी गांव के स्तर पर? जी। अब अगर ये कोई आम कॉर्पोरेट कंपनी होती तो ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स या मालिकों की जेब में चला जाता। बिल्कुल चला जाता। लेकिन यहाँ इस सरप्लस का 20% हिस्सा सीधे समुदाय में गांव वालों के लिए वापस निवेश किया जाता है। और ये निवेश किन चीजों में हो रहा है? ये निवेश मुख्य रूप से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है, जो किसी भी समाज के विकास की असली नींव होते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र है स्वास्थ्य, जो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी भी है। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इस 20% फंड से गांवों में उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों से लैस मोबाइल आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सा औषधालय चलाए जा रहे हैं। मतलब इंसान और जानवर दोनों के लिए? दोनों का स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। साथ ही कुपोषण से लड़ने के लिए गांव के बच्चों को प्रोटीन सप्लीमेंट भी दिए जा रहे हैं। और ये सप्लीमेंट भी शायद एफपीओ ही बना रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये सप्लीमेंट भी उसी एफपीओ द्वारा उत्पादित होते हैं। सब कुछ इन हाउस है। ये तो कमाल का सर्कल है। और दूसरा बड़ा क्षेत्र शिक्षा का है। हम हमेशा बात करते हैं कि गांव के बच्चों को शहर जैसी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब इस निवेश से ग्रामीण छात्रों के लिए गांव में ही स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा रही हैं। उन्हें ऑनलाइन कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा दी जा रही है। मतलब एक गांव का बच्चा भी अब बिना शहर गए, बिना भारी फीस दिए सबसे बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ सकता है। हाँ, ये शिक्षा का लोकतंत्रीकरण है। और तीसरा क्षेत्र है वॉश, यानी पानी, स्वच्छता और हाइजीन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास। इसके बिना तो स्वास्थ्य भी अधूरा है। बिल्कुल। ये वॉश वाला हिस्सा सीधे तौर पर लोगों के जीवन स्तर को उठाता है। इसमें स्थानीय स्तर पर स्वच्छता की सुविधाएं बढ़ाना, सड़कों पर सोलर लाइट लगाना, साफ पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम स्थापित करना और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोलना शामिल है। ये सब उसी 20% फंड से हो रहा है। हाँ, और यहाँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या कोई भी हरित क्रांति तब तक पूरी तरह से सफल मानी जा सकती है जब तक वो देश के नागरिकों के संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन स्तर को न सुधारे? ये सोचने वाली बात है। पहली हरित क्रांति ने देश का पेट तो भर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने स्वास्थ्य पर जो जहरीला असर डाला, उसे आज हम भटिंडा से चलने वाली कैंसर ट्रेन जैसी चीजों के रूप में देख रहे हैं। एकदम सही बात है। वो एक बहुत बड़ी कीमत थी जो हमने चुकाई। लेकिन ये नया स्मार्ट एफपीओ मॉडल ये सिर्फ किसानों की आय नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि हम जैसे शहरी उपभोक्ताओं को भी एक किफायती दाम पर 100% जैविक और खाद्य शुद्धता प्रदान कर रहा है। ये पोषण, पर्यावरण और ग्रामीण आजीविका, इन तीनों को एक ही धागे में पिरोने का बेहतरीन काम कर रहा है। और अगर हम इसे और भी व्यापक संदर्भ में देखें, वैश्विक स्तर पर,
तो इस पूरे मॉडल का प्रभाव सिर्फ एक गांव या सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जुड़ता है? ये एक वैश्विक जलवायु समाधान बन सकता है। जब ये किसान क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और कार्बन स्पंज या बायोचार जैसी पुनर्योजी प्रथाओं को अपनाते हैं, तो उनके पास ग्लोबल मार्केट से सीधे कार्बन क्रेडिट कमाने की भारी संभावनाएं खुल जाती हैं। कार्बन क्रेडिट्स जो आमतौर पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खरीदती बेचती हों। हाँ, ग्रामीण महिलाएं जो कल तक सिर्फ अपने घर के चूल्हे और खेत की नेड़ तक सीमित मानी जाती थीं, वे अब देश के ग्रीन हाउस गैस यानी GHG कटौती के अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों में सीधी भागीदार बन गई हैं। ये बहुत सशक्त करने वाला विचार है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमने देखा था, वो वास्तव में इस मॉडल के जरिए कागजों से उठकर एक ठोस हकीकत में बदल रहा है, जमीन पर उतर रहा है। सच में ये एक ऐसा सफर है जो बेहद प्रेरणादायक है। गांवों के मवेशियों के कचरे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट तक का सफर, और एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर हाईटेक ड्रोन पायलट बनने तक का सफर। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि ग्रामीण भारत की भूमिका अब हमेशा के लिए बदल रही है। वो अब केवल शहरी औद्योगिक उत्पादों का एक मूक उपभोक्ता नहीं रह गया है कि जो शहर से आया वो खरीद लिया। हाँ। आप निर्भर आज की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। वो दिन अब लत। इसके बजाय वो दुनिया के सबसे टिकाऊ और सस्टेनेबल उत्पादों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन तमाम बातों की गहराई में जाने के बाद श्रोताओं के लिए और हम सभी के सोचने के लिए एक विचार बार बार जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों के ये स्मार्ट FPO इसी तरह उच्च तकनीक और कार्बन न्यूट्रल विनिर्माण के विकेंद्रीकृत केंद्र बन जाते हैं, जहां शुद्ध भोजन से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक रसायन और कार्बन क्रेडिट तक सब कुछ पैदा हो रहा है, तो क्या भविष्य में हम एक ऐसा दौर देखेंगे जहां शहर अपने कच्चे माल या औद्योगिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि उन्नत हरित तकनीक और जलवायु समाधानों के लिए पूरी तरह से गांव पर निर्भर होंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। भागना होता था। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इन नए विचारों ने हमारे सोचने के कई नए दरवाजे खोले होंगे। अधिक जानकारी और समन्वय के लिए बेस्ट केयर के वरिष्ठ पदाधिकारियों से WhatsApp पर संपर्क करें।